जय हिंद दोस्त। आज की क्लास में आप सिंधु सभ्यता को पढ़ने के लिए मिलेगा। तो हम लोग देखेंगे कि सिंधु सभ्यता क्या है, इसकी जानकारी सबसे पहले कौन दिया है, इसका उत्खननकर्ता कौन है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगा। आप शुरू से लेकर के अंत तक देखें। मैं आपको पूरे विस्तार से सिंधु सभ्यता पढ़ाने की कोशिश करूंगा ना, और आपका एक भी क्वेश्चन आपको यहां से नहीं छूटेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि सिंधु सभ्यता देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता को और अन्य नाम से भी जाना जाता है। जैसे इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता। और इसको प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं। प्रथम नगरीय सभ्यता। और इसको कांसा, चूंकि पहली बार सिंधु सभ्यता में कांसा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। कांस्य युगीन, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो आप क्या देखें कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता या प्रथम नगरीय सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध है। तो आप क्या देख रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता। आप देखेंगे कि इसको और एक नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। तो आप क्या है, आप क्या इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो सिंधु सभ्यता के समकालीन भी कुछ विश्व में सभ्यता थी। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जिसको विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। तो अगर आप इसका समकालीन सभ्यता देखें कि सिंधु सभ्यता के कौन कौन समकालीन सभ्यता है, तो एक तो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। दूसरा है मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। और तीसरा जो होता है चीनी सभ्यता, चीनी सभ्यता। तो आप क्या देखिए कि जिस समय सिंधु सभ्यता भारत में चल रहा था, उसके समकालीन, समकालीन मतलब होता है उसी के समय अन्य स्थान पे जो सभ्यता चलता है, उसको हम लोग समकालीन के नाम से जानते हैं। तो समकालीन मतलब समान समय में, या एक समान समय में अगर दो सभ्यता चल रही है या अन्य सभ्यता चल रही है, उसी को हम लोग समकालीन कहेंगे। समकालीन उसके जस्ट देखेंगे। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, 21 नदी के किनारे है। तो यह है आपका फरात, एक फरात नदी है, एक है दजला नदी, दजला नदी, दजला नदी। तो अगर आपसे पूछे कि इस विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है, तो विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यता वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो फरात नदी या दजला नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर मिस्र की सभ्यता देखेंगे तो मिस्र की सभ्यता को हम लोग सुमेरियन सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। और मिस्र की जो सभ्यता है वो नील नदी के किनारे बसा हुआ है ना। और आप देखेंगे चीनी सभ्यता, चीनी सभ्यता आपको पीली नदी या जिसको हम हांगहो नदी के नाम से जानते हैं, उसके किनारे बसा हुआ था पीली सभ्यता। तो आप देखेंगे इसकी सिंधु सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और पीली सभ्यता चल रही थी ना। आप देखें मेसोपोटामिया की सभ्यता फरात या दजला नदी के तट पे है ना, और मिस्र की जो सभ्यता है वो नील नदी के किनारे है, और चीनी सभ्यता जो है वो आपका पीली नदी के किनारे। पीली नदी को एक और नाम से जानते हैं बाबू, जिसको हांगहो नदी के कहते हैं। चीन की सबसे बड़ी नदी है हांगहो नदी या पीली नदी। तो देखिए अब क्या होता है कि भाई सिंधु सभ्यता को सिंधु नाम देने वाले जॉन मार्शल है। आखिर क्या कारण था कि सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा गया?
क्योंकि वो जो यहाँ की जो सभ्यता था वो सिंधु नदी के किनारे ज्यादातर बसे हुए होंगे। क्योंकि देखेंगे जब भी आपको हड़प्पा काल में जितने भी आपको शहर देखने के लिए मिलेंगे वो या तो सिंधु नदी के किनारे या इसके सहायक नदी के किनारे ही बसे हुए थे। इसलिए जॉन मार्शल ने इसका नामकरण कर दिया है सिंधु सभ्यता। अगर आपसे कहेगा कि हड़प्पा सभ्यता का और या सिंधु सभ्यता का नामकरण कौन किया है, तो नामकरण आप देखेंगे नामकरण करने वाला है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। तो सिंधु सभ्यता का नामकरण करने वाला कौन था, तो जॉन मार्शल। अगर कहेगा कि सर्वप्रथम जानकारी, सर्वप्रथम जो है सर्वप्रथम जानकारी सर्वप्रथम जानकारी देने वाला कौन था, तो उसका नाम था चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन। तो चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी दिया है ना। कितना ईस्वी में, तो 1826 ईस्वी में। ठीक है, क्योंकि एक लाहौर से कराची रेलवे लाइन बिछ रही थी, तो वहां के मजदूरों को कुछ ऐसा ईंट प्राप्त हुआ जो बहुत पुराना था ना। तो उसका जो सर्वप्रथम जो जानकारी देता है सिंधु सभ्यता का, तो देने वाला कौन है, चार्ल्स मेसन। नामकरण करने वाला कौन है, तो जॉन मार्शल ना। सिंधु सभ्यता के समकालीन कौन कौन सी सभ्यता है, तो आप देखेंगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीनी सभ्यता न है सिंधु सभ्यता के समकालीन। सिंधु सभ्यता को और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से जानते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता के भी नाम से प्रसिद्ध है। सिंधु नदी के किनारे होने के कारण, सिंधु नदी के किनारे होने के कारण इसका नाम पड़ा सिंधु सभ्यता। चूंकि सिंधु सभ्यता कि जब खुदाई हुआ तो सबसे पहला जो शहर मिला जिसका नाम था हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी प्रसिद्ध है। अगला देखेंगे कि प्रथम नगरीय सभ्यता क्या कहेंगे, देखेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीनी सभ्यता, सब के सब ना शहरी सभ्यता नहीं थी, वो आपका ग्रामीण सभ्यता में आता है। विश्व के सबसे पहली अगर कोई नगरीय या सभ्यता है वो है आपका सिंधु सभ्यता, इसलिए हम लोग इसको प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी प्रसिद्ध है। क्योंकि पहला बार यहाँ कांसा मिला है ना, कांसा मिला, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता के भी नाम से प्रसिद्ध है। तो आप इतना सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर ले। अगला अगर देखेंगे इसको सर्वेक्षण करने का जो काम है 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को दिया गया। तो अगर आपसे कहेगा कि सर्वेक्षण करने वाला कौन था, तो सर्वेक्षण करने वाला जिसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम सर्वेक्षण करने वाला कौन है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। सर्वेक्षण करने कौन आया है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम आया है। अगला अगर आप पॉइंट देखेंगे ना, तो खुदाई करने का काम जो किए हैं, खुदाई करने वाला जो काम किए हैं जिसका नाम है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी खुदाई करने वाला कौन था, तो दयाराम साहनी था ना। अब देखेंगे कितना ईस्वी में, तो 1921 ईस्वी में। और प्रथम जो शहर मिला था जिसका हम लोग बोलते हैं हड़प्पा ना, तो खुदाई करने के बाद जो प्रथम जो शहर मिला कौन मिला है, हड़प्पा। अब देखेंगे कि इसका कितना क्षेत्रफल है सिंधु सभ्यता का। और क्षेत्रफल देखा जाए वह 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर कितना है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। एग्जैक्ट है आपका 12 लाख ना 99,600 वर्ग किलोमीटर। तो औसतन हम लोग 13 लाख ले लेते हैं कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में आपको सिंधु सभ्यता फैला हुआ है। अगर इसका आकार देखोगे, इसका जो आकार है वो है त्रिभुजाकार। आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार ना। तो हम लोग देख लेते हैं सिंधु सभ्यता में हम लोग देखने वाले हैं कि भाई कहां से मिला है। तो आपको एक नक्शा के थ्रू आप इसको पढ़ लीजिए। तो अगर आप देखेंगे एक नक्शा अगर आप बनाते हैं या प्लस में अगर आप देखेंगे एक नक्शा, तो देखें ऊपर जो है, ऊपर आपको जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में आप देखने के लिए मिलेगा मांदा
ऊपर में जम्मू कश्मीर है जो जिसका नाम है क्या, मांदा। मान लीजिए एक तरह से हम आपको इस तरह से लोकेशन दे देते हैं, जैसे मान लीजिए भारत का नक्शा को हम लोग इस तरह से बांटते हैं ना, ऊपर क्या है उत्तरी, क्या है जी उत्तर होता है ना, उत्तर है, नीचे कौन सा है दक्षिण है, क्या है दक्षिण, इधर क्या हो गया पूरब ना, और इधर क्या हो गया पश्चिम, क्या हो गया जी पश्चिम। तो आप देखेंगे कि सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता जो है आपको उत्तर में कहां तक फैला हुआ था, तो मांदा तक, उत्तर में कहां तक फैला हुआ है, मांदा, मांदा तक फैला हुआ। मांदा आपको जम्मू कश्मीर में है, जो आपको अलग हो गया है लद्दाख में आप देखने के लिए मिलेगा, लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख में है। नदी अगर पूछेगा कि सिंधु सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी विस्तार कहां तक है, तो आप बताइएगा चिनाव नदी, किस नदी तक बताइएगा, चिनाव नदी। जगह कहां तक, तो मांदा तक, कहां तक, मांदा तक। अगर सिंधु सभ्यता का पूर्वी विस्तार देखेंगे, पूर्वी विस्तार अगर देखेंगे, तो पूर्वी जो इसका विस्तार है वो आप हुआ है आपका आलमगीरपुर तक, कहां तक, आलमगीरपुर ना, मेरठ, मेरठ ना, कहां है आपका मेरठ ना, तो ये आपका यूपी में है, कहां है जी यूपी में देखने के लिए मिलेगा। अगर नदी पूछ दे, अगर नदी पूछ दे तो हिंडन नदी, कौन सा नदी, हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है ना। तो आप देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का पूर्वी विस्तार आलमगीरपुर है ना, और पश्चिमी विस्तार देखोगे, पश्चिमी विस्तार देखोगे तो सुतका गेंडोर तक है, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर तक है। नदी कहेगा तो दासक नदी, कौन सा नदी है, दासक नदी तक। तो आप देखें, आप क्या देखें कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी विस्तार जो है, उत्तरी विस्तार है मांदा तक, कहां तक है, मांदा तक ना। दक्षिणी विस्तार अगर देखोगे, दक्षिणी विस्तार तो दाइमाबाद ना, दाइमाबाद। अगर यहां नदी कहेगा, नदी कहेगा तो नदी कौन सा, परवरा नदी, कौन सा नदी है, परवरा नदी ना। ये सहायक नदी किसका, गोदावरी नदी का। तो गोदावरी नदी भी आप याद करके रखिएगा ना, या तो ऑप्शन में गोदावरी नदी देगा या तो आपको प्रवरा नदी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप क्या देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी विस्तार मांदा तक, दक्षिणी विस्तार दाइमाबाद तक, और पूर्वी विस्तार कहां तक है, तो पूर्वी विस्तार आपका आलमगीरपुर मेरठ यूपी तक देखने के लिए मिलेगा। आपका दाइमाबाद कहां है, तो महाराष्ट्र में, कहां है जी, महाराष्ट्र में आपको देखने के लिए मिलेगा दाइमाबाद ना। अगला देखें कौन सा नदी, तो परवरा नदी, कौन सा नदी जी, तो परवरा नदी। ऑप्शन में अगर नहीं देगा तो क्या देगा, गोदावरी नदी दे देगा, क्या दे देगा, गोदावरी नदी। पश्चिमी विस्तार देखोगे तो पश्चिमी विस्तार सुतका गेंडोर, कहां तक है, सुतका गेंडोर। ये आपको कहां तक देखने के लिए मिलेगा, पाकिस्तान में, कहां है, पाकिस्तान में। नदी कहेगा तो कौन सा नदी, तो दासक नदी, कौन सा नदी है, तो दासक नदी के किनारे है, ठीक है। तो आप देख लिए कि सिंधु सभ्यता का एक विस्तार था, इसका आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार, आकार कैसा था, त्रिभुजाकार। कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नामकरण करने कौन आया है, तो जॉन मार्शल, नामकरण कौन किया है, जॉन मार्शल। सर्वेक्षण करने वाला कौन था, अलेक्जेंडर कनिंघम ना, सर्वेक्षण करने वाला कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम। पहला बार सिंधु सभ्यता की जानकारी देने वाला 1826 ईस्वी में कौन था, तो चार्ल्स मेसन था, कौन था, चार्ल्स मेसन है ना। कितना में फैला हुआ, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। अगला अगर आप देखेंगे कि सिंधु सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता ना, और क्या, तो प्रथम नगरीय सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्योंकि विश्व में सबसे पहली अगर सभ्यता देखने के लिए मिलता है नगरीय सभ्यता, वो है सिंधु सभ्यता ना। अब हम लोग देखेंगे कि सिंधु सभ्यता में जो खुदाई करने के बाद शहर कौन कौन से मिला है, क्या क्या यहाँ से साक्ष्य मिली है ना, वो यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम लोग एक कर करके सबको शहर पढ़ लेते हैं, हर एक शहर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, किस नदी किनारे है, उत्खनन करता कौन है, यहाँ से क्या से पुरातात्विक प्राप्त हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ से कुछ पहला जो शहर मिला है सिंधु सभ्यता में, तो पहला जो शहर मिला है जिसका नाम है, पहला जो शहर जिसका नाम है हड़प्पा, हड़प्पा ना। इसका खोज 1921 ईस्वी में, खोज कौन कितना ईस्वी में हुआ है, 1921 ईस्वी में। अगर आपसे नदी पूछ दे, अगर आपसे नदी पूछ दे तो क्या बताएंगे, तो आप बता दीजिएगा रावी नदी। कौन सा नदी है, रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे आपको देखने के लिए मिलता है 1921 ईस्वी में ना। अगर आपसे पूछ दे कि स्थिति कहाँ है, इसका कहाँ स्थित है, तो इसका स्थिति बताइएगा ना। इसका स्थिति हम लोग बता देते हैं मोंटगोमरी, कहां बता देते हैं, मोंटगोमरी, मोंटगोमरी, मोंटगोमरी ना। ये आपको कहां देखने के लिए मिलता है, पाकिस्तान में। कहां से देखने के लिए मिलेगा ना, पाकिस्तान में देखने के लिए मिलेगा मोंटगोमरी ना। अगला अगर इसका खुदाई करने वाला कौन है, उत्खनन करता, हम लोग लिख सकते हैं उत्खनन
कर्ता जो है, उत्खनन करता, यह कौन है? तो दयाराम साहनी। कौन है? दयाराम साहनी। कौन है जी? साहनी, दयाराम साहनी। उत्खनन करता कौन है? तो दयाराम साहनी। स्थिति कौन है? मोंटगोमरी। स्थिति कौन है जी? मोंटगोमरी। नदी कहाँ है? रावी नदी। ना किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। खोजकर्ता कौन है या उत्खनन करता कौन है? तो आप बताइए क्या? आप बताएंगे दयाराम साहनी। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग यहां से देखने वाले हैं कि क्या क्या यहां से अवशेष मिले हैं। प्राप्त अवशेष यहां से देख लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि यहां से क्या क्या खुदाई करने के बाद प्राप्त अवशेष मिले हैं। तो प्राप्त अवशेष में, प्राप्त अवशेष जो यहां से मिला है वो मिला है आपको ना, सबसे इंपॉर्टेंट है नटराज की मूर्ति। पूछा हुआ है क्वेश्चन, नटराज, नटराज की मूर्ति मिला है। और क्या मिला? तो श्रमिक आवास, श्रमिक आवास भी प्राप्त है। और क्या प्राप्त है? यहां से ताबूत। और क्या यहां से प्राप्त है? तो कब्रिस्तान, कब्रिस्तान RH-37। और क्या? एवं एच समाधि, एच समाधि प्राप्त हुआ है। और अगर यहां से देखोगे और क्या मिला है? तो ओखली, और ओखली, और मातृ देवी की मूर्ति, और है मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुआ है, प्रतिमा प्राप्त हुआ है। आप लिख सकते हैं कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है ना, सॉरी हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। अगला अगर आप देखेंगे कि और यहां से क्या प्राप्त हुआ है? तो तांबे का इकागड़ी, तांबे का इकागड़ी, तांबे का इकागड़ी यहां से प्राप्त हुआ है ना, सिंधु सभ्यता से। और यहां से देखेंगे ना, ताबूत हो गया, कुम्हार का चाक, और है कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक भी आपको यहां से प्राप्त हुआ है। तो आप देखें कि सिंधु सभ्यता से नटराज की मूर्ति, श्रमिक आवास, ताबूत, कब्रिस्तान, RH-37 एवं एच समाधि, एच है एच समाधि, ओखली प्राप्त हुआ है, मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुआ है ना, तांबे का इकागड़ी प्राप्त हुआ है, और क्या प्राप्त हुआ? कुम्हार का चाक यहां से प्राप्त हुआ है। और देखोगे, और यहां से देखोगे कि और यहां से क्या प्राप्त हुआ है? तो और यहां से अन्नागार, अन्नागार आपको यहां से प्राप्त हुआ है ना। तो आप देखें कि सिंधु सभ्यता में जो मिलने वाला पहला शहर अगर कहेगा तो हड़प्पा बताएंगे, खुदाई करने वाला दयाराम साहनी है ना। आप देखें कि कितना ईस्वी में खुदाई किए हैं? तो 1921 ईस्वी में। आप यहां से क्या क्या चीजें मिल रहा है? तो ये आपको नटराज की मूर्ति, श्रमिक आवास, ताबूत, कब्रिस्तान, RH-37 और एच समाधि, ओखली, ताबूत ना। इसके बाद देखें कि मातृ देवी की प्रतिमा, तांबे का इकागड़ी, कुम्हार का चाक यहां से प्राप्त हुआ है। और क्या है? तो अन्नागार यहां से प्राप्त हुआ है। अब दूसरा जो शहर मिला, जो दूसरा शहर मिला, जिसको हम लोग बोलते हैं, दूसरा शहर को बोलते हैं मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो। जो मोहनजोदाड़ो है, अब इसका अर्थ देखें, अर्थ आपसे पूछ देगा। अर्थ क्या होता है? आपसे पूछा हुआ है, वो होता है मृतकों का टिल्हा, मृतकों का टिल्हा, या इसको प्रेतों का टिल्हा, या प्रेतों का टिल्हा के नाम से प्रसिद्ध है। तो मृतकों का टिल्हा या प्रेतों का टिल्हा हम लोग किसको बोलते हैं? तो मोहनजोदाड़ो को बोलते हैं। अगला देखोगे इसको और क्या कहते हैं बाबू? और ना, तो सिंधु सभ्यता के बगीचा, सिंधु सभ्यता की बगीचा, सिंधु सभ्यता का बगीचा आपको किसको कहते हैं? तो मोहनजोदाड़ो को कहते हैं। अब देख लीजिए बाबू कि नदी, अगर आप इसका देखोगे कि नदी कहां है, नदी कहां है, तो आप नदी जो है, नदी आप बताइएगा, यह सिंधु नदी के किनारे, किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। अगर इसका खोजकर्ता कहे तो क्या बताएंगे? इसका खोजकर्ता है दयाराम साहनी। कौन है? राखल दास बनर्जी। कौन है? तो राखल दास बनर्जी। कौन है जी? तो राखल दास बनर्जी है। तो राखल दास बनर्जी इसका खोज करता है। नदी आपका सिंधु नदी। अगर इसका स्थिति देख लिया जाए, स्थिति कहां है, तो ये आपको सिंध में देखने के लिए मिलेगा ना, जो लड़काना जिला है, लड़काना जिला ना, लड़काना जिला कहां?
सिंध में आपको देखने के लिए मिलता है। सिंध आपको पता है कि कहाँ है, पाकिस्तान में है। कहाँ है जी? पाकिस्तान में। तो आप देखें कि सिंधु नदी है सिंधु नदी खोजकर्ता राखलदास बनर्जी है। स्थिति कहाँ है? तो लड़कना जिला सिंध में आपको देखने के लिए मिलेगा ना, पाकिस्तान में। अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला, या आप बोल सकते हैं ना कि सिंधु सभ्यता का बगीचा भी कहा जाता है। किसको? मोहनजोदाड़ो को। तो मोहनजोदाड़ो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और हड़प्पा में अगर सबसे बड़ा शहर था या सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा जो शहर था वो मोहनजोदाड़ो ही देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग प्राप्त अवशेष देख लेते हैं कि मोहनजोदाड़ो को जब खुदाई हुआ तो यहाँ क्या क्या चीजें प्राप्त हुआ है। तो सबसे ज्यादा अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो प्राप्त अवशेष से, तो हम लोग यहाँ देखेंगे प्राप्त अवशेष। तो जो प्राप्त जो अवशेष हुआ है, क्या क्या प्राप्त अवशेष हो सकता है ना। तो सबसे जो यहाँ से पूछा है विशाल स्नानागार ना, या इसको मतलब बृहद मतलब बड़ा, स्नानागार और क्या जी? बृहद अन्नागार। सिर्फ अन्नागार कहेगा तो हड़प्पा लगाइएगा, और विशाल स्नानागार कहेगा तो आप क्या बताएंगे? तो विशाल जो स्नानागार है वो मोहनजोदाड़ो। एक बार क्वेश्चन क्या पूछा कि मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा जो पुरातात्विक कौन सा अवशेष प्राप्त हुआ है? तो बृहद स्नानागार है कि बृहद अन्नागार? तो आप यहाँ पे मारिएगा ना बृहद स्नानागार, सॉरी गलत ना, यहाँ पे आप टिक लगा दीजिएगा ना। बृहद जो अन्नागार है वो है सबसे बड़ा। मोहनजोदाड़ो में जो सबसे बड़ा शहर है, मोहनजोदाड़ो में जो सबसे बड़ा जो आप देखेंगे पुरातात्विक जो है वो कौन है? तो बृहद अन्नागार। कौन है? बृहद अन्नागार ना। और अगला और यहां से क्या मिला जी? तो चौड़ी सड़क कैसा था? चौड़ी सड़क है ना, पुरोहित आवास है ना। और देखेंगे और यहां से कुआं घर क्या मिला जी? कुआं मिला है ना। कुआं घर देखने के लिए मिलता है, कुआं मिला है। और आपको यहां से क्या मिला है? तो तांबे का ढेर। क्या मिला जी? तांबे का ढेर ना। और क्या मिला है यहां से? तो पशुपति की मूर्ति। और क्या मिला है? तो नर्तकी पूछा हुआ है कि नर्तकी कहां से मिला है? तो नर्तकी आपको मोहनजोदाड़ो से मिला है। जो क्या चीज का बना है? कांसा के बना है। क्या चीज का बना है? कांसे का बना हुआ है। अगला देखोगे इसमें ना। तो और यहां से क्या प्राप्त हुआ है? चौड़ी सड़क है, पुरोहित आवास है, कुआंगर है, तांबे का ढेर है, पुरोहित है, नर्तकी है, सभागार भी है। क्या है जी? सभागार प्राप्त हुआ है। और अगर आप यहां से देखोगे और आप यहां से देखेंगे ना, तो और यहां से देखेंगे तो सूती वस्त्र। क्या जी? सूती वस्त्र देखने के लिए मिला है। सूती वस्त्र देखने के लिए मिला है ना। सूती वस्त्र देखने के लिए मिला है। और अब यहां से ना एक सिंह वाला जादुई जानवर ना, एक सिंह वाला जादुई जानवर ना। और यहां से क्या प्राप्त हुआ है? और अगर आप देखेंगे कि मोहनजोदाड़ो से जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है ना एक दाढ़ी वाला पुजारी। एक दाढ़ी वाला पुजारी। अब पता नहीं एक तरफ दाढ़ी था कि दोनों तरफ था, लेकिन आप जो प्रतिमाएं मिली है, जो आपको वहां पे मुहरे मिली है, वो एक तरफ से दाढ़ी वाला था। पता नहीं पुजारी था या नहीं, लेकिन ऐसा साक्ष्य आपको इतिहासकार का मानना है कि वो एक तरह से पुजारी है ना। अगला और अगर आप यहां से देखेंगे तो क्या क्या मिला है जी? तो बृहद स्नानागार, अन्नागार ना, चौड़ी सड़क, पुरोहित आवास, कुआं घर, तांबे का ढेर है, पशुपति की मूर्ति है, नर्तकी है, सभागार है और सूती वस्त्र है। और क्या? एक सिंह वाला जादुई जानवर और एक दाढ़ी वाला पुजारी भी यहां से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरा शहर एक और है, चंद्रहुदड़ो ना। दो पढ़ लिए हैं ना। अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में? चंद्रहुदड़ो के बारे में। चंद्रहुदड़ो देखेंगे। अगर आप देखेंगे कि आपको नदी
नदी ए भी है, कौन सा नदी? सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इसका स्थिति देखा जाए, इसका स्थिति देखा जाए तो ये क्या है जी? नवाब शाह ना, ये भी आपको पाकिस्तान में देखने के लिए मिल जाएगा। इसका खोजकर्ता कौन है ना? इसका जो खोजकर्ता है वो है गोपाल मजूमदार। गोपाल मजूमदार। एवं क्वेश्चन में पूछ दिया था एक बार, एक ऑप्शन में है ये नहीं था गोपाल मजूमदार। अगला लिखेंगे जॉन हेनरी मैके। जॉन हेनरी मैके। ऑप्शन में दोनों में से कोई एक रहेगा तो आप टिक लगा दीजिएगा। जॉन नाम है जॉन हेनरी मैके ना, या आपको गोपाल मजूमदार देखने के लिए मिलेगा। अगला देखेंगे बाबू यहां से कि प्राप्त अवशेष क्या है। प्राप्त अवशेष देखेंगे तो यहां से जो प्राप्त अवशेष तो देखेंगे आप यहां जो मनका का कारखाना क्या मिला जी? मनका का कारखाना देखने के लिए मिला है। और यहां से क्या मिला? मनका कारखाना, मेकअप किट, जो भी आपका मेकअप है, मेकअप किट देखने के लिए मिला। मेकअप किट में आपको काजल देखने के लिए मिलेगा, लिपस्टिक देखने के लिए मिलेगा। काजल है, लिपस्टिक है ना, कंघा है, सुई धागा है, सब के सब आपको कहां से देखने के लिए मिलता है? मोहनजोदाड़ो से देखने के लिए मिलता है ना। और अगर आप देखेंगे और क्या प्राप्त हुआ है तो बिल्ली और कुत्ते का पांच का निशान है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का साक्ष्य प्राप्त हुआ है ना। दोनों के 5 के निशान था, कुत्ता का और बिल्ली का ना। बिल्ली जो आगे आगे भाग रही थी और पीछे से कौन दौड़ा रहा था? कुत्ता। तो बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ता का साक्ष्य आपको कहां से प्राप्त हुआ? तो चंदुदड़ो से। मेकअप किट में काजल है, काजल है, कंघा है, लिपस्टिक है, सब आपको कहां से देखने के लिए मिलेगा? तो चंदुदड़ो से देखने के प्राप्त होता है। अगला और यहां से बाबू दुर्ग रहित है। अब बोलोगे सर दुर्ग रहित क्या है? दुर्ग रहित कहने का मतलब कि जितना भी आपको सिंधु सभ्यता के शहर देखने के लिए मिलेगा वो सब जो है शहर ना एक किलाबंदी है। मतलब गोले गोले से एक किला को घेरावा देकर के ना, मोटी मोटी दीवारें ऊंची बना करके एक किलाबंदी कर दिया गया है। लेकिन चंदुदड़ो ऐसा शहर था जो किलाबंदी नहीं है, दुर्ग रहित है। कोई उसमें आपको घेरावा देखने के लिए या बाउंड्री देखने के लिए नहीं मिलता है। तो दुर्ग रहित मात्र एक शहर कौन है? तो चंदुदड़ो ना। यहाँ के ईंटे के बारे में पूछ देगा, ईंट कैसा है? तो यहाँ के जो ईंट है ना, वक्राकार ईंटे ना। यहाँ के जो घरों में जो ईंटें लगे हुई थी वो क्या था? वक्राकार ईंटे। अब बोलिए सर वक्राकार ईंटे क्या होता है? तो वक्राकार ईंटे मतलब टेढ़े मेढ़े। वक्र मतलब होबे करता टेढ़ा मेढ़ा। तो टेढ़े मेढ़े ईंट कहां से प्राप्त हुआ है? तो वो आपको प्राप्त हुआ चंदुदड़ो से। आप क्या देखे कि चंदुदड़ो से मनका के कारखाना, मेकअप किट, बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य ना, और क्या हुआ? दुर्ग रहित है और वक्राकार ईंटे भी यहां से प्राप्त हुआ है ना। मेकअप किट में काजल है, लिपस्टिक है और कंघा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इतना आप याद रख लीजिए और यहां से ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगला जो शहर है ना, छोटा शहर है। देखें एक है सुतका गेंडोर आपको पता है, इसका जो खोज करता है वो है ऑरेंज स्टाइल ना। खोजकर्ता कौन है? ऑरेंज स्टाइल। आपको पता है कि नदी आपको कौन सा है? दासक नदी ना। स्थिति आपको देखने के लिए कहां मिलेगा?
तो पाकिस्तान में आपको देखने के लिए बलूचिस्तान, आपको में पाकिस्तान में एक बलूचिस्तान है, वहीं देखने के लिए मिलता है। तो सूत का गेंडोर से अपने नहीं याद रखिए ना। एक और पाकिस्तान में जगह है जिसका नाम है, हम लोग देखेंगे सुर कोटदीजी, कोटदीजी। कोटदीजी आपको कहां देखने के लिए मिलेगा? तो पाकिस्तान में है। कहा है जी? पाकिस्तान में। और कोई पाकिस्तान में शहर है तो है बालाकोट। बालाकोट ये भी आपको कहां देखने के लिए मिलेगा? पाकिस्तान में। तो ये आपको प्रमुख शहर था पाकिस्तान के, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन अभी देखने के लिए मिला है जो पूछ देता कि बताए कि निम्न से कौन से पाकिस्तान में नहीं है ना। तो आप इतना याद रखिए, इतना शहर पाकिस्तान में है। और हम लोग भारत में कौन कौन से सिंधु सभ्यता के शहर है वो देख लेते हैं ना। चलिए अगला हम लोग भारत में देखने वाले हैं। 6 गो आपको पाकिस्तान में बता दिए हैं। अब हम लोग 7वां देखने वाले हैं भारत में। तो 7वां पहले हम लोग भारत में देखेंगे, जिसका नाम है धौलावीरा। धौलावीरा, धौलावीरा। तो धौलावीरा के बारे में आप देखेंगे, यहां से एक नदी पूछ देगा, क्या है? कौन सा नदी है? तो लूनी नदी। कौन सा नदी है? तो लूनी नदी। खोजकर्ता कौन है इसका? इसका जो खोजकर्ता है, इसका नाम है रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट। और अगर आप देखेंगे यहां से कि उत्खननकर्ता कौन है? उत्खननकर्ता के रूप में यहां जाना जाता है जगपति जोशी को। खोजकर्ता कौन है? तो रविंद्र सिंह बिष्ट। उत्खननकर्ता कौन है? तो आपको ना जगपति जोशी। थोड़ा सा उल्टी हो गया ना, आप देखेंगे कि इसको उधर कर लीजिए, थोड़ा सा देखेंगे। खोजकर्ता ही है, देखेंगे खोजकर्ता जो है, खोजकर्ता है जिसका नाम है जगपति जोशी। ना और उत्खननकर्ता के रूप में, उत्खननकर्ता के रूप में रविंद्र सिंह बिष्ट को माना जाता है। ठीक है। और हम लोग देखेंगे, और यहां से देखेंगे सिंधु सभ्यता में ना कि स्थिति कहां है आपको, तो स्थिति इसका आपको देखने के लिए मिलेगा कच्छ। कच्छ के रण है ना, ये आपको कहां देखने के लिए मिलता है? गुजरात में। कहां है? गुजरात में देखने के लिए आपको मिलेगा ना। तो इसका स्थिति, धौलावीरा का स्थिति कहां है? तो गुजरात में है ना। कौन नदी के किनारे? तो लूनी नदी के किनारे। उत्खनन करता रविंद्र सिंह बिष्ट है, खोज करता आपका जगपति जोशी है। अगला, अगर इसमें से अगर कुछ और जो पॉइंट बनता है, ये बनता है कि सबसे सुंदर नगर है सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर नगर। तो सबसे सुंदर जो नगर है, सबसे सुंदर नगर धौलावीरा है। तो सबसे सुंदर नगर कौन है? धौलावीरा। तो सबसे सुंदर नगर कौन है? धौलावीरा है। और अगर आप देखेंगे नदी, तो लूनी नदी खोज करता है जगपति जोशी, उत्खनन करता रविंद्र सिंह बिष्ट ना। स्थिति कच्छ रण आपको गुजरात में देखने के लिए मिलेगा। तो प्राप्त अवशेष देख लिया जाए। प्राप्त अवशेष यहां से क्या हुआ है? यहां से प्राप्त जो अवशेष हुआ है वो हुआ है आपका जल संग्रह। बार बार पूछेगा जल संग्रह। जल संग्रह का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो हुआ धौलावीरा से। दूसरा, प्राचीन स्टेडियम। प्राचीन स्टेडियम, स्टेडियम है, सूचना पट है, सूचना पट ना। प्राचीन स्टेडियम, सूचना पट और जल संग्रह देखने के लिए मिलता है। और अगर आप देखेंगे यहां से, तो और आपको जलकुंड भी लिख सकते हैं। जलकुंड अब मात्र एक ऐसा शहर है जो त्रिस्तरीय नगर परियोजना है। बोलिए सर त्रिस्तरीय नगर परियोजना क्या है? तो देखेंगे सिंधु सभ्यता का जितना भी शहर है, इसमें 2 को टीला है, एक पूर्वी टीला है, एक पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। लेकिन सिंधु धौलावीरा मात्र एक ऐसा शहर है जो आपको पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला के साथ ही साथ बीच में आपको मध्य टीला भी देखने के लिए मिलता है। तो सिंधु सभ्यता मात्र एक ऐसा शहर है
धौलावीरा, जिसमें त्रिस्तरीय नगर परियोजना है। बार बार क्वेश्चन पूछा है, आपको इसको याद करके रखना है। बाद बाकी सब है दो स्तरीय ना, एक तरह पूर्वी टीला रहेंगे, एक तरह पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला में गरीब लोग, निम्न वर्ग के लोग रहते हैं, और पश्चिमी टीला में आपको कुलीन वर्ग के लोग रहेंगे। और जो भी कुलीन वर्ग रहेंगे उनका जो है घर है आपका कैसा रहेगा, किला बंदी किया हुआ रहता है ना, दुर्ग रहता है, दुर्ग नगर है पश्चिमी टीला। आगे देखोगे यहां से और कुछ इंपोर्टेंट नहीं है धौलावीरा से। अगला एक और देख लेते हैं, गुजरात के शहर है, कौन क्या वो शहर आप पढ़ लिए, 7वां पढ़ लिए, 8वां आप देख लीजिए, 8वां जिसका नाम है लोथल ना। लोथल सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगा। लोथल कहेगा कि लोथल किस नदी के किनारे है। नदी अगर कहे तो नदी आप बताइएगा, भोगवा नदी। लोथल भी आपको कहां देखने के लिए मिलेगा, ये भी आपको गुजरात में है, गुजरात में। लोथल कहां है, गुजरात में है। अगर इसका खोजकर्ता पूछ दे तो रंगनाथ राव, रंगनाथ राव ना। अगर आप लोथल के अर्थ देखेंगे, लोथल को और किस किस नाम से जानते हैं, देखें लोथल को एक तो मुर्दा नगर, क्या जी, तो मुर्दा नगर, कोमा लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो के नाम से जाने जाते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं कि लोथल को हम लोग, लोथल को मुर्दा नगर, लघु हड़प्पा ना, लघु मोहनजोदाड़ो के नाम से प्रसिद्ध है। लोथल का यह अन्य क्या क्या नाम है, तो अन्य है मुर्दा नगर, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो के नाम से भी प्रसिद्ध है लोथल। तो लोथल के बारे में देखेंगे कि पुरातात्विक चीज यहाँ क्या क्या मिला है, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहां से देखोगे तो पुरातात्विक जो है अवशेष जो है, अवशेष क्या क्या प्राप्त हुआ है, सबसे ज्यादा याद रखें बंदरगाह, बंदरगाह है ना, इसी को आप पतन याद करो, या तो आप गोदीवाड़ा याद करो, गोदीवाड़ा ना, जो आपको पानी वाला जहाज जिस जहां पे अपना लंगर डालती है उसी को हम लोग पतन, गोदीवाड़ा या बंदरगाह के नाम से जानते हैं ना। जिस स्थान पे पानी वाला जहाज ना अपना लंगर डालती है उसी को बंदरगाह ना, पत्तन या गोदीवाड़ा के नाम से जानते हैं। अगर आप देखेंगे यहां पे और क्या मिला है जी, तो युगल सवादान मिला है। क्या मिला है, युगल सवादान। अब युगल सवादान से क्या तात्पर्य है, मतलब इसमें एक जोड़ी, मतलब मेल और फीमेल के साथ में उसका कंकाल देखने के लिए मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है, इसे ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु सभ्यता के समय सती प्रथा विद्यमान थी, सती प्रथा चलता है। तब तो आपको एक ही कब्र में आपको मेल के साथ साथ फीमेल बॉडी भी देखने के लिए मिला ना। तो युगल समाधान आपको कहां से प्राप्त हुआ है, तो वो प्राप्त हुआ आपको लोथल से। और अगर आप देखेंगे लोथल से और क्या मिला है, चावल एवं बाजरे का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और क्या, तो अग्निकुंड भी आपको कहां से प्राप्त हुआ है, लोथल से प्राप्त हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो पंचतंत्र की कहानी, पंचतंत्र की कहानी का चित्र दिखाया गया है। इसमें मतलब एक चल्हाक लोमड़ी है, चल्हाक लोमड़ी ना, और एक कौवे का चित्र बनाया हुआ है जो पंचतंत्र कहानी को दर्शाता है। तो पंचतंत्र की कहानी भी आपको लोथल से मिलता है, ठीक है। लोथल से और क्या मिलता था, फारस की
फारस की मुहरे। अब फारस के मुहरे मिलने से यह पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग विदेशों से, मतलब मेसोपोटामिया से या मिस्र की सभ्यता से, जो वहां के लोग रहते थे, उनसे क्या करते थे, व्यापार करते हैं। तभी तो फारस के मुहरे भारत में प्राप्त हुआ। फारस के मुहरे भारत में प्राप्त होने से या सिंधु सभ्यता में प्राप्त होने से यह पता चलता है कि सिंधु वासी जो है या हड़प्पा वासी है, वो व्यापार करते थे, विदेशों में भी व्यापार करते हैं। तभी तो विदेशों का आपको यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है, मुहरे प्राप्त हुआ है। जितना भी आपको मुहरे प्राप्त होंगे वो तो आपको सेल खड़ी के बना होता है। क्या चीज का? सेल खड़ी। सेल खड़ी क्या होता है? तो सेल खड़ी मुलायम पत्थर को या नरम पत्थर को हम लोग सेल खड़ी के नाम से जानते हैं। तो देखेंगे कि सिंधु सभ्यता में जो भी मोहरे मिले हुए हैं वो आपको सेल खड़ी का प्राप्त हुआ है, बना हुआ है। और अगर आप लोथल को देखेंगे, लोथल मात्र एक ऐसा शहर है, मात्र एक ऐसा शहर है, लोथल मात्र एक ऐसा शहर है जिसके घरों के मुख्य दरवाजे सड़क की ओर खुलता है। लेकिन आप देखेंगे कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में जितना भी नगर है, और सभी नगर के घर के मुख्य दरवाजा, जो मेन दरवाजा होता है, वो घर के पीछे, सड़क के पीछे की ओर खुलता है। लेकिन लोथल, याद रखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि लोथल मात्र एक ऐसा शहर है, लोथल मात्र एक ऐसा शहर है जिसके घरों के मुख्य दरवाजे सड़क की ओर खुलती थी ना। तो आप देखें यहां से कि बंदरगाह मिला है, पतन मिला है, गोदीवाड़ा मिला है, युगल समाधान मिला है, चावल एवं बाजरे का प्रथम साक्ष्य हुआ है, अग्निकुंड मिला है, पंचतंत्र की कहानी मिला है, और फारस के मुहरे, और यहां से भी बाबू आपको मनका के कारखाना मिला है। तो मनका के कारखाना आप दो जगह देख लिए, एक तो आपको चंदहुदड़ो में देखने के लिए मिला, और दूसरा आपको देखने के लिए मिला कहां? वो मिला है आपको ना लोथल में। तो लोथल से इतना सारा इंपोर्टेंट अवशेष याद करके रखिए, आपको अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। अगला हम लोग देखेंगे, लोथल के बाद एक और है रंगपुर ना, यह भी आपको गुजरात में ही देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग रंगपुर को देख लेते हैं ना। अगला जो शहर है ना, जिसका नाम है रंगपुर ना। रंगपुर आपको कहां है? कठियावाड़ा, कठियावाड़ा ना। कठियावाड़ा कहां? गुजरात में, गुजरात ना। तो आपको रंगपुर, इसका आप देखेंगे कि खोजकर्ता जो है रंगनाथ राव, रंगनाथ राव ना। अगर नदी कहेगा, इसका नदी कहेगा कि नदी कौन सा नदी है? इसका मादर नदी का यहां से मिला है। तो धान की भूसी ना क्या प्राप्त हुआ जी? तो धान की भूसी। तो आप देखें कि रंगपुर जो है खोजकर्ता रंगनाथ राव है, नदी है मादर नदी, स्थिति आप कठियावाड़ा गुजरात में देख लिए, और यहां से एक ही चीज मिला हुआ है, धान की भूसी प्राप्त हुआ है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब एक और है कि आप देखेंगे कि यहाँ गुजरात में एक और शहर है ना, जिसका हम लोग जिक्र करेंगे, जिसका नाम है सुरकोटदा। जिसका नाम क्या है? सुरकोटदा। सुरकोटदा देखेंगे, ये भी आपको कहां देखने के लिए मिलेगा? गुजरात में। अब यहां से गुजरात से एक पॉइंट और याद रखना है, यहां घोड़ा का कंकाल मिला है। घोड़ा का कंकाल आपसे पूछेगा कि घोड़ा का कंकाल आपको कहां से प्राप्त हुआ है? तो घोड़ा का कंकाल जो है वो आपका सुरकोटदा से प्राप्त हुआ है। ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं अगला शहर है, अगला जो शहर है वो है रोपड़ ना। 11वां जो शहर है जिसका नाम है रोपड़। रोपड़, तो रोपड़ आपको कहां है? तो ये आपको पंजाब में है। कहां? पंजाब। नदी कहेगा, नदी अगर पूछ ले तो क्या बता दीजिएगा? नदी है सतलज नदी, सतलज नदी। तो आप देखें कि रोपड़ जो है, रोपड़ आपको कहां देखने के लिए मिल गया? रोपड़ कहां देखने के लिए मिला? तो पंजाब में। नदी कहेगा तो कौन सा नदी? सतलज नदी। इसका जो खोज करता है ना, इसका अगर खोज करता पूछ दे, खोज करता तो क्या बताएंगे? इसका जो खोज करता है जिसका नाम है यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। तो यज्ञदत्त शर्मा इसका, यहां से क्या प्राप्त हुआ है? तो यहां से अगर आप देखेंगे कि मानव के साथ
मानव के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है। तो आप क्या देखे कि रोपड़ किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी ना। खोजकर्ता कौन है? तो यज्ञदत्त शर्मा। क्या यहां से प्राप्त हुआ है? तो मानव के साथ कुत्ते के कंकाल यहां से प्राप्त हुआ है। पाषाण काल में देखेंगे तो वहां पे भी आपका बुर्ज होम जो जम्मू कश्मीर में था, वहां पे भी आपको मानव के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ था। तो पाषाण काल की बातें थी, ये आपको सिंधु सभ्यता की बातें। तो सिंधु सभ्यता में मानव के साथ कुत्ते का कंकाल कहां से प्राप्त हुआ है? तो रोपड़, पंजाब से। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला जो शहर है ना, जिसका नाम है बनवाली। कौन है जी? बनवाली। अभी नदी जो पूछते, नदी तो नदी है रंगोई नदी ना। अगर आपसे खोजकर्ता पूछ दे तो क्या बताओगे? तो इसका जो खोजकर्ता है ये भी है रविंद्र सिंह बिष्ट। कौन है जी? तो रविंद्र सिंह बिष्ट। एक और खोज किया धौलावीरा का भी खोजकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट है ना। बनवाली का भी खोजकर्ता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट। आगे हम लोग देखेंगे, आगे बनवाली से एक बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, यहां से पूछेगा। क्या पूछेगा? बनवाली कहां देखने के लिए मिलता है? हरियाणा ना। यहां से एक क्वेश्चन बार बार पूछा है, जैसे यहां मिट्टी का हल मिला है, यहां पुरातात्विक अवशेष में जो यहां से अवशेष प्राप्त हुआ है, तो क्या बताओगे ना? वो प्राप्त हुआ है मिट्टी का हल। अब मिट्टी का हल जो है खिलौने के रूप में, खिलौने के रूप में मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है ना। दूसरा, यहाँ के जो जल निकासी प्रणाली विकसित नहीं था। मतलब घर में ना सोखता का प्रमाण मिला है। मतलब घर में ही सोखता होता था ना, घर में ही गड्ढा करके, जो आपको घर होते थे घर में ही गड्ढा करके नली निकाल बाहर न जा करके उस गड्ढा में ही जल छोड़ दिया जाता है, उसको हम लोग सोखता बोलेंगे। तो आप देखेंगे घर में सोखता आपको देखने के लिए मिलता है। जिस घर में बाबू नली का बहाव का सुविधा उपलब्ध नहीं होता है तो घर में ही सोखता बना दिया जाता है। तो सोखता कहां से मिला है? तो मिला है बनवाली से। कहां से मिला है? बनवाली से। और क्या मिला है? तो जौ, यहां से जौ का भी ढेर मिला है, जौ का ढेर प्राप्त हुआ है। और बनवाली से देखेंगे तो यहाँ की सड़क जो है टेढ़ी मेढ़ी सड़क देखने के लिए मिलता है। सड़क मतलब अच्छा नहीं था, तो कहा कि कहेगा कि नली और सड़क अच्छा नहीं है, तो वह आपका बनवाली के। तो जितना भी शहर है सिंधु सभ्यता का नगर, वो क्या है? नगर है, शहर है। तो शहर में देखेंगे कि आप रोड अच्छा होता है, रोड के किनारे नलियां होती है ना, नली होता है। लेकिन आप सिंधु सभ्यता के हर एक शहर को देखेंगे ऐसी देखने के लिए मिलता है, जो आपको सड़क, जो शहर में आपको घर और नली देखने के लिए मिलता है। लेकिन बनवाली मात्र एक ऐसा शहर है जिसका सड़क अच्छा नहीं, टेढ़ी मेढ़ी है, और साथ साथ जल निकासी की प्रणाली अच्छा विकसित नहीं था, इसलिए इनके घरों में सोखता का प्रमाण मिलता है। अगला देखोगे, अगला जो शहर है एक और मिला, तांबे के कुल्हाड़ी भी यहां से मिला है। और लिखना चाहते हो तो लिख लो, यहां से क्या मिला? तांबे का कुल्हाड़ी। तांबे का कुल्हाड़ी भी आपको कहां से प्राप्त हुआ है? तो आपको बनवाली से प्राप्त हुआ है। अगला जो शहर हम लोग देखने वाले हैं, अगला एक और शहर है ना, जिसका नाम है राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी हम लोग देख लेते हैं ना। राखीगढ़ी ना, नाम है राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी आपको, ये भी आपको देखने के लिए कहां मिलता है? तो ये आपको हरियाणा। यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, या भारत में सबसे बड़ा शहर
था सिंधु सभ्यता का। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है, सबसे बड़ा जो शहर है वो आपको राखीगढ़ी था ना। लेकिन अगर मोहन सिर्फ पूछ दे कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, भारत ना देकर के पूरे अगर शहर को देखा जाए तो मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ा शहर कौन है? मोहनजोदाड़ो। लेकिन भारत में सबसे बड़ा कौन है? तो राखीगढ़ी। कौन है जी? राखीगढ़ी, जो आपको हरियाणा में देखने के लिए मिलेगा। अगला जो शहर है, एक लास्ट शहर है जिसका नाम है कालीबंगन। कालीबंगन ना, इसका अर्थ क्या होता है? कालीबंगन का अर्थ अगर आपसे पूछ दे तो क्या बताएंगे? कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ी। क्या होता है जी? काली चूड़ी। क्या होता है? तो काली चूड़ी। कालीबंगन का अर्थ काली चूड़ी। अगर आपको नदी कह दे तो सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। इसका भी जो नाम हो गया है घग्गर नदी, घग्गर नदी, घग्गर नदी ना। तो नदी आप या तो सरस्वती नदी याद रखिएगा या इसी का भी नाम हो गया क्या? घग्गर नदी। और अब आप यहां से इसका स्थिति देखेंगे तो हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ ना, ये आपको राजस्थान में देखने के लिए मिलेगा। राजस्थान, तो राजस्थान में मात्र एक शहर कालीबंगन, अर्थ काली चूड़ी ना, नदी सरस्वती नदी, ये आपको घग्गर नदी ना। खोजकर्ता कहेगा, खोजकर्ता ना, इसमें अगर इसका लिखना चाहते तो 1953 इसमें लिख सकते हैं कब खोजा गया है ना। देखें, खोजकर्ता अगर आपसे पूछ दे कि खोजकर्ता कौन है तो खोजकर्ता करने वाले थे अमलानंद घोष, अमलानंद घोष ना। दूसरा अगर देखेंगे कि उत्खनन करता, वो है बीबी लाल, बीबी लाल एवं बीके थापड़। आप क्या देखें कि सिंधु सभ्यता में कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ी। कितना ईस्वी में? 1953 ईस्वी में इसका खोज हुआ है। नदी सरस्वती नदी या घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। स्थिति देखेंगे तो हनुमानगढ़ ना, राजस्थान में देखने के लिए मिलता है। खोजकर्ता अमलानंद घोष है और उत्खनन करता कौन है? बीबी लाल और बीके थापड़ है ना। देखेंगे यहां से क्या क्या चीजें मिली हैं, तो यहां से आप देखेंगे एक तो बाबू जोते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त है। और क्या प्राप्त हुआ यहां से? और यहां से ना 7 हवन कुंड, 7 हवन कुंड ना, या अग्नि वेदिकाएं बोल सकते हैं। और यहां क्या से मिला है जी? और यहां आपको बैल एवं ऊंट का कंकाल प्राप्त हुआ है। एक बात और हम लोग देखेंगे, एक बात देखेंगे यहां से ना, तो क्या प्राप्त हुआ है यहां से? तो देखें, बैल एवं ऊंट का कंकाल, 7 हवन कुंड, जोते हुए खेत का निशान मिला है ना। यहाँ कच्ची ईंट मिली है। क्या मिली है जी? कच्ची ईंटों का घर बना हुआ था। मतलब कह सकते हैं कि कालीबंगन वाला गरीब था, तभी तो कच्चा ईंट का मकान बनाया हुआ था। और ईंट भी कैसा था? अलंकृत ईंटे, अलंकृत ईंट कहने के तात्पर्य है कि ये आपको नकाशी किया हुआ था, डिजाइन बनाया हुआ था, अलंकृत ईंटे। तो कच्ची ईंटे, अलंकृत ईंटे, वो आपको कहां से प्राप्त हुआ है? वो आपको कालीबंगन से प्राप्त हुआ है ना। तो आप इसका मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि कालीबंगन के लोग बड़ा ही ना गरीब थे, बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो आप यहां से क्या देखें? ऊंट एवं बैल का कंकाल, 7 हवन कुंड देखे हैं ना। यहां से भी हल प्राप्त हुआ है, यहां से भी जो है हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहां से क्या प्राप्त हुआ जी? हल के साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है ना। कहां से? कालीबंगन से। तो आप कालीबंगन के बारे में आप इतना याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता के आपको 11 शहर, जो भी आपको जितने भी शहर आप देखने के लिए मिला, महत्वपूर्ण शहर है, वो पढ़ा दिए हैं ना। अब सिंधु सभ्यता का यहाँ के लोग के जीवनी कैसा है, क्या करते हैं ना, वो अगला वीडियो में हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो एक वीडियो और इसका बनेगा जो नेक्स्ट क्लास में इसको बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद।